नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम इकाई 10 में प्रारंभ करने वाले हैं आज क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड है। इसके पूर्व हमने इकाई 10 में देखा है आगे की रच आ, आगे की रचना जो है अरे आया और रहेगा याद। उसके बाद मुर्दई आत्मकथा और इकाई 10 में कुल हमने कितना मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी देखी है सबसे प्रथम। उसके बाद अरे आया और रहेगा याद, फिर मुर्दही आत्मकथा, फिर ठकुरी बाबा और अब जो है अब हम क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं। यह जो पाठ्यक्रम हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं यह केवल नेट जेआरएफ हिंदी नेट जेआरएफ के लिए नहीं है। यह ऑल सेट परीक्षा यानी जितने भी स्टेट बोर्ड की या सेट परीक्षा होती है स्टेट की, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह उपयुक्त है। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम या अन्य जो भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, क्योंकि यह नेट के पाठ्यक्रम में रखी हुई रचना है। और नेट का पाठ्यक्रम है वो ऑल सेट का पाठ्यक्रम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। उसके साथ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी इसी के अंतर्गत इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही होता है। केवल आपको उस दृष्टिकोण से उसको आत्मसात करना पड़ता है। अभी हाल ही में जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह भी नेट के पाठ्यक्रम का ही नेट के पाठ्यक्रम पर भी आधारित है। मैंने देखा वह पाठ्यक्रम, तो नेट का जो पाठ्यक्रम है हिंदी का वही पाठ्यक्रम वहाँ पर भी है। तो यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड है और यह 1969 में प्रकाशित आत्मकथा का प्रथम खंड है। कुल हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में है। वह 4 खंडे भी हम देखेंगे, उसके नाम देखेंगे, पूरे खंड नहीं देखेंगे। पूरे खंड देखेंगे तो बहुत समय लग सकता है, 1 साल भी कम पड़ सकता है। तो यह क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम खंड है, नीड़ का निर्माण फिर द्वितीय खंड है, बसेरे से दूर तृतीय खंड है और 10 द्वार से सोपान तक यह चतुर्थ खंड है। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड है। ये 4 खंडों में संपूर्ण आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। इसके पूर्व यह आत्मकथा पढ़ाना प्रारंभ करने से पूर्व उस पर कुछ विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हुए हैं, वह हम देखेंगे। यदि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी साहस और सद्भावना से कह दिया गया है, यह धर्मवीर भारती कहते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में यह धर्मवीर भारती का मत है। उसके बाद है इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के बारे में। और यह हम आत्मकथा पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने के बाद यह कथन हमें वहाँ पर दिखाई देता है। सच में इसमें बच्चन जी ने केवल परिवार के बारे में नहीं, व्यक्तित्व भी उभरा है, पूरे क्षेत्र का ही उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं देखते हैं। हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के बारे में हिंदी प्रकाशकों में यानी हिंदी जो भी प्रकाशन है उन सभी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है, सबसे अच्छी है कहने का मतलब है। उसके बाद देखते हैं किसका कथन है। यह डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी का है। ऐसी अभिव्यक्तियाँ नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है, यह डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं। यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, नगेंद्र कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, याद रखिए। यदि यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति किसने कहा है, यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के बारे में। यह कुल 4 खंडों में आत्मकथा है। इसके पहले खंड में क्या इसमें की जो भी भूमिका है वह भूमिका देखना अवश्य है, क्योंकि भूमिका से क्वेश्चन बनते हैं। 4 खंडों में प्रकाशित कवि बच्चन की यह आत्मकथा हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं में गिनी जाती है। अभी कालजयी यानी क्या है, कालजयी यानी हर काल में प्रासंगिक, हर काल में जीवित रहने वाली। जैसे लिखी है 1969 में लेकिन आज भी इसका महत्व है, यानी ये कालजयी रचना है।
प्रस्तुत प्रथम खंड प्रकाशित होते ही अपनी स्पष्टवादिता के कारण चर्चा का विषय बन गया था। इसके गद्य ने भी हिंदी गद्य लेखन में नए मानक स्थापित किए हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं सहित आत्मकथा के चारों खंडों को 3 लाख रुपए के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया। यानी हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान जो है उनके आत्मकथाओं के लिए मिला था। उसकी राशि कितनी थी? 3 लाख रुपए थी। याद रखिए, पूछा जा सकता है। सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा के लिए मिला था। ये 4 खंडों के नाम हमने देखे, फिर से देखते हैं हमारा क्या जाता है। 4 खंडों के नाम जो है वह है क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम खंड है, नीड़ का निर्माण फिर द्वितीय खंड है, बसेरे से दूर तृतीय खंड है और 10 द्वार से सोपान तक यह चतुर्थ खंड है। यह जो प्रश्न है बच्चन की आत्मकथाओं का सही क्रम, यह मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 में पूछा था यह प्रश्न। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का सही क्रम पहचानिए, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अभी यहाँ पर उनके भूमिका देखते हैं। प्रथम संस्करण की भूमिका। अभी प्रथम संस्करण की भूमिका क्या कहती है देखती है। और लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए 40 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकता हूँ और कलाकार के लिए सबसे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ घुमड़ अनुवादों के मामले में है भी। यह जो आत्मचरित चित्रण आज मैं आपके हाथों में रख रहा हूँ, इसी प्रकार के मानस मंथन का परिणाम है। जीवन की जिस सीढ़ी पर मैं हूँ उस पर अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। मेरे पास औरों का मन जानने के लिए भी केवल अपने मन का पैमाना है। यानी औरों का मन जानने के लिए ही खुद के मन के पैमाने के आधार पर हम जान सकते हैं। मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंदर में निरंतर उठती स्मृतियों को चित्रित न कर मेरी जिन अभिव्यक्तियों से अपने मन को भी चिंत शांति शांति शब्द में इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ कि उनमें अशांति भी शामिल हो सके। मिलती रही है मैं उन्हें अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत करता रहा हूँ। इसी विश्वास के बल पर मैं यह आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है। ये लेखक कह रहे बच्चन जी, मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है और इसे मैंने अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण माना है। मुझे फिर से इच्छा अनुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की ही कामना न करूँगा। उसकी सब त्रुटियाँ, कमियों, भलों, पछतावों के साथ। सबसे बड़ा कारण कि इसी के बल पर तो मैं दुनिया के साधारण जनों के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हूँ। आपका भी यह विश्वास हो तो मुझ साधारण से युक्त होना आपके सर्वसाधारण से होने का एक कदम हो सकता है। युक्त होना दोनों पर निर्भर है। कितना आप हो सकते हो, कितना मैं कर सकता हूँ, मेरी ईमानदारी आपके सम्मुख है। पता नहीं यह आपकी कितनी सहानुभूति पा सकेगी। यह पाठकगण के लिए कह रहे हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मेरी पूरी योजना का एक तिहाई भाग है। यानी पूरी योजना का एक तिहाई भाग है। इतने ही बड़े दो और भाग यथा समय आपके सामने आएंगे। नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी में यदि समय और स्वास्थ्य ने साथ दिया तो, यानी स्वास्थ्य अच्छा रहा तो और भी। मैं यह भी बताना चाहता था कि यह आत्मचित्रण मैंने जिस मनोवृत्ति से किया है पर जिन शब्दों में उसे मैं बता सकता था उनसे कहीं अधिक समर्थ और सशक्त शब्दों में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व फ्रांस का एक महान लेखक मानतेन अपना आत्मचित्रण करते समय उसे व्यक्त कर चुका है। जब मैंने इस आत्मचित्रण के लिए लेखनी उठाई है तब मैंने उसी स्वस्तिवाचक की श्रद्धा से पढ़ लिया है। ये किस आत्मकथा की है तो पूछा जा सकता है। जब मैंने इस आत्मचित्रण के लिए लेखनी उठाई है
तब तब मैंने उसे स्वस्ति वाचन की श्रद्धा से पढ़ लिया है। किसको? मानतेन को। और आपसे यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब जब आप इस आत्मचित्रण को पढ़ें, आप उसे भी पढ़ लें। आप उसे इस कृति के प्रथम पृष्ठ के पूर्व पाएंगे। मैं जो कुछ लिखता हूँ उस पर अपने पाठकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। इससे लाभान्वित भी होता हूँ। यदि आप यथा सुविधा अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे तो आप मेरा उपकार करेंगे। खेद है जब इस पांडुलिपि को प्रेस भेजने का समय आया है। मैं लंबोगो में पड़ा हूँ। प्रेस के लिए इसे अंतिम रूप देने का कार्य भी सत्येंद्र शरत ने किया। यानी अंतिम प्रेस जो टाइप करने का काम है वह किसने किया है? श्री सत्येंद्र शरत ने किया है। इस संयोग के लिए मैं उन्हें जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। अगस्त 1969 यानी 1969 में प्रथम खंड प्रकाशित हुआ है और द्वितीय खंड 1970 में बच्चन यानी हरिवंशराय बच्चन खुद लेखक ने लिखा है। तीसरे संस्करण की भूमिका क्या कहते हैं देखते हैं। तीसरे संस्करण के अवसर पर मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रकाशन के साल भर बाद ही उसके तीसरे संस्करण की आवश्यकता आ पड़ी है। जिन कमियों की ओर मेरे कतिपय पाठकों ने संकेत किया था उनमें से अधिकांश का निराकरण कतिपय संशोधनों और परिशिष्टों द्वारा करने का प्रयत्न इस संस्करण में किया जा रहा है। यानी पहले के जिसमें जो भी पाठकों ने सुझाव दिया था बदलाव करने के लिए वह करने का प्रयास किया है। संशोधनों में सुझाव और सहायता के लिए मैं श्री सत्येंद्र शरत का आभारी हूँ। यानी संशोधन में सहायता करने के लिए संशोधनों में सुझाव और सहायता करने के लिए सत्येंद्र शरत का आभारी हूँ। मैंने पहले संस्करण में कहा था कि आत्मचित्रण की मेरी यह योजना 3 खंडों में पूरी होगी। अब लग रहा है कि वह 3 नहीं 4 खंडों में पूर्ण हो सकेगी। योजना का दूसरा खंड नीड का निर्माण फिर इस संस्करण के साथ उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा जो है नीड का निर्माण फिर यह 15 अगस्त 1970 को प्रकाशित हुआ था। अभी चौथे संस्करण क्या कहता है देखते हैं। चौथे संस्करण के अवसर पर क्या भूलूं क्या याद करूं को प्रकाशित हुए अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए और इसका चौथा संस्करण निकलने जा रहा है। मैं उन सब लोगों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने इसे पढ़कर अपने इष्ट मित्रों एवं परिचितों को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण इसकी मांग बराबर बढ़ रही है। इस संस्करण में एकाध प्रसंगों को जिनके स्मृति आधारित होने के कारण कुछ भ्रम फैलने की संभावना थी, अधिक तथ्य संगत और स्पष्ट कर दिया गया है। पुस्तक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया भेजकर मुझे बाधित करेंगे। यह 1 जून 1971 यानी प्रथम जो है 1969, द्वितीय है 1970 और तृतीय है 1971, याद रखिए। अब इसके 7वें संस्करण क्या कहते हैं देखते हैं। 7वें संस्करण के अवसर पर लेखक के लिए इससे अधिक प्रसन्नता और संतोष का विषय क्या हो सकता है कि उनकी कृति के संस्करण निकलते जाए। ये इम्पोर्टेंट कथन है किस आत्मकथा का है तो क्या भूलूं क्या याद करूं के 7वें संस्करण के अवसर पर लिखा गया है। लेखक के लिए इससे अधिक प्रसन्नता और संतोष का विषय क्या हो सकता है कि उसकी कृति के संस्करण निकलते जाए। इस अवसर पर मैं उन सहयोगियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने किसी भी रूप में इस कृति को बोधप्रिय बनाने में सहयोग दिया है। प्रकाशक के प्रति भी जो उसे साज सज्जा से प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने नए पाठकों की प्रतिक्रिया का भी मैं स्वागत करूँगा। मार्च 1980 में लिखा हुआ है। 8वें संस्करण यानी लेखक कह रहे हैं कि पाठकों की प्रतिक्रिया, यदि लेखक होते तो मैं भी इसकी प्रतिक्रिया देता था, लेकिन आप भी प्रतिक्रिया दे सकते, लेकिन कहाँ दे? उस प्रकाशन को दे या किसको दे? 8वें संस्करण की भूमिका। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी आत्मकथा के प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं का 8वां संस्करण निकलने जा रहा है। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं का 8वां संस्करण निकलने जा रहा है। इसका श्रेय मैं उन पाठकों को देना चाहता हूँ जिन्होंने इसे पढ़कर मित्रों एवं संबंधियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेरी हमेशा से यह धारणा रही है कि किसी भी पुस्तक के प्रचारक उनके सुरुचिपूर्ण पाठक ही होते हैं। मैं आशा करता हूँ यह क्रम बराबर चलता रहेगा
और एक अच्छी कृति लोगों का मनोरंजन करती रहेगी। जनवरी 1982 यानी जनवरी 1982 में क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का 8वां संस्करण प्रकाशित हुआ। बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन। इसकी भूमिका हम पढ़ेंगे थोड़ी सी, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, कुछ पढ़ना है तो पढ़ेंगे, उसमें क्या। पाठकों यह किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई है। मैं आपको पढ़ने से पहले ही आगाह कर दूं कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा है। यानी लेखक का लिखने का लक्ष्य क्या था? घरेलू अथवा निजी है, यानी वैयक्तिक है। इसके द्वारा पर सेवा अथवा आत्मश्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ऐसा ध्येय मेरी क्षमता से परे है। इसे मैंने अपने संबंधियों तथा मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार किया है कि जब मैं न रहूं और ऐसी घड़ी दूर नहीं है तब के इन पृष्ठों से मेरे गुण स्वभाव के कुछ चिन्ह सचित कर सके, और इस प्रकार जिस रूप में उन्होंने मुझे जीवन में जाना है उससे अधिक सच्चे और सजीव सप में वे अपनी स्मृति में रख सके। अगर मैं दुनिया से किसी पुस्तक का तलबगार होता तो मैं अपने आप को और अच्छी तरह सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुग कर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण स्वरूप में देख सके, सहज, निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। यदि मेरा जन्म उन जातियों में हुआ होता तो आज भी प्राकृतिक नियमों की मूलभूत स्वच्छंदता का सुखद उपयोग करती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बड़े आनंद से अपने आप को आपाद मस्तक एकदम नए उपस्थित कर देता। इन प्रकार पाठकों में स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ। यानी लेखक कहते कि मैं खुद ही विषय हूँ, और मैं कहीं वजह नहीं देखता कि आप अपनी फुर्सत की घड़ियाँ ऐसे नगण्य और निरर्थक विषय पर सर्प करें। इसलिए मानतेन की विदा स्वीकार कीजिए। मार्च 1580, यानी मानतेन लिखा हुआ है 1580 में। अभी स्वामी रामानंद तीर्थ का यहाँ पर कथन है। स्वामी रामानंद तीर्थ कहते हैं कि हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। यानी हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छुपा रहता है। ये स्वामी रामानंद तीर्थ का वाक्य इस आत्मकथा के प्रारंभ में दिया हुआ है। इन एवरी लिटल एक्सपीरियंस ऑफ आवर इज फोल्डेड द वर्ल्ड्स ऑफ हिस्ट्री। यानी हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। ये स्वामी रामानंद तीर्थ का कोटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से आत्मकथा प्रारंभ होती है। यहाँ से ही प्रारंभ है। हम प्रारंभ करते हैं। जैसा मूलदेही आत्मकथा हमने लाइन टू लाइन देखी है, उसी प्रकार यहाँ भी हम देखेंगे, कोई काट कसर नहीं। कहते हैं आज से लगभग 500-600 बरस पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोड़ा नामक ग्राम में पांडेय उपजाति का एक बड़ा ही तपोनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। ये अमोड़ा यानी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में किस ग्राम का उल्लेख आया है, ये प्रश्न पूछा था तो अमोड़ा का आया है। याद रखिए, पूछा गया था, मेरे ख्याल से कब पूछा था याद नहीं आ रहा, लेकिन पूछा गया था। उसके एक कन्या थी। यानी किसको कन्या थी? ग्राम में पांडे उपजाति का एक बड़ा ही तपोनिष्ठ तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसके एक कन्या थी, अत्यंत रूपवती थी और जिसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं दिनों अमोड़ा से कुछ मील के फासले पर डोमिनी दुर्ग नामक एक स्थान था। यानी कौन सा दुर्ग? डोमिनी दुर्ग नामक एक स्थान था अमोड़ा में, जिसका राजा उग्रसेन जाति का डोम था। यानी उग्रसेन राजा जाति का डोम था। बस्ती जिले में अब भी एक स्थान डोमिनियम बुर्ज कहलाता है।
यानी कहाँ पर डोमिनियम बुर्ज कहलाने वाला स्थान है, तो बस्ती जिले में है, याद रखिए। हो सकता है इस नाम में डोमिन दुर्ग की ही कोई यादगार अटकी रह गई हो। डोम राजा ने जब ब्राह्मण कन्या कन्या के अमिद्य रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी, तब उसने ब्राह्मण के पास यह संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दे। ब्राह्मण के सामने बड़ा भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया। आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्ममित्र अरुणारी। यानी ये पंक्ति कहाँ किस रचना में आई हुई है, तो क्या भूलू क्या याद करूँ में आई हुई है, याद रखिए। आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्ममित्र अरुणारी। उसने परिणाम की कुछ भी परवाह किए बिना डोम राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर डोम राजा ने दल बल के साथ अमोढ़ा पर चढ़ाई कर दी और ब्राह्मण के पूरे परिवार को पढ़कर बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में ब्राह्मण कन्या को एक तरकीब सूझी, यानी एक तरकीब यानी एक आइडिया सूझी। उसने डोम राजा से कहला भेजा कि मैं अपने माता पिता को कष्ट मुक्त देखने के लिए तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूँ। यानी वह ब्राह्मण कन्या कहती है कि उस राजा को, डोम राजा को, मुझे मेरे माता पिता को मुक्त करने के लिए मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर विवाह से पूर्व मैं अयोध्या की तीर्थ यात्रा कर आने की आज्ञा चाहूँगी। यानी अयोध्या से पूर्व उस ब्राह्मण कन्या ने कहाँ की यात्रा करने के लिए कहा, तो अयोध्या की यात्रा करना चाहूँगी। मेरे माता पिता मेरे लौटने तक बंधन के रूप में बंदी रखा जा सकता है। डोम राजा इस पर सहमत हो गया और कन्या तीर्थ यात्रा के लिए छोड़ दी गई। उन दिनों, यानी जहाँ पर पूछा जाने योग्य है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा। उन दिनों अयोध्या अवध प्रांत की राजधानी थी। यानी उस दिन अवध प्रांत की राजधानी कौन सी थी, तो अयोध्या थी, जिसके सूबेदार राय जगत सिंह थे। जगत सिंह श्रीवास्तव कायस्थ थे, यानी जगत सिंह कायस्थ थे, श्रीवास्तव थे। बड़े ही धर्मात्मा, नीति कुशल, न्याय परायण और पराक्रमी। अयोध्या पहुंचकर ब्राह्मण कन्या राय साहब के समक्ष उपस्थित हुई और उसने उन्हें अपनी और अपने परिवार की विपदा सुनाई। अपने पूर्वजों के मूल स्थान की देवी स्वरूपा उस कुमारी कन्या का परित्राण करने की राय साहब ने प्रतिज्ञा की। बस्ती का पुराना नाम कहते हैं श्रावस्ती था। यानी बस्ती जिले का पुराना नाम क्या था, तो श्रावस्ती था, याद रखिए। श्रावस्ती था, याद रखिए, पूछा जा सकता है, जिसे पुराणों के अनुसार राजा श्राव ने बनाया था और मूलभूत वही से आने के कारण वहाँ के कायस्थ श्रीवास्तव कहलाए। राय साहब ने एक बड़ी सेना सजाकर डोमिन दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। डोम राजा के पूरे परिवार का सफाया कर दिया और ब्राह्मण को कारागार से मुक्त करके उसकी तपपूत कन्या उसे सौंप दी। राय साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उस निर्धन और असहाय ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। उसने अचानक अपने यज्ञोपवीत की ओर देखा और उसे उतारकर राय साहब के कंधे पर डाल दिया। बोला, इसके द्वारा मैं अपना पांडे आस्पदन आपको प्रदान करता हूँ। यानी किससे सम्मान किया उस राजा का, तो अपने कंधे पर का जो यज्ञोपवीत, यानी जो यज्ञ करता था और यज्ञ होने के पर जो भी सम्मान में दिया जाता था वह ऐसे उतारकर उसको दे दिया और कहा कि पांडे आस्पदन आपको प्रदान करता हूँ और आपका ब्राह्मण बनाकर अपनी ब्राह्मण कन्या आपको समर्पित करता हूँ। ब्राह्मण ने इसी अवतार पर राय साहब से यह वचन लिया कि उसके वंश में कोई मदिरा पान नहीं करेगा, यानी कोई मदिरा पान नहीं करेगा। ये राजा से वचन लिया ब्राह्मण ने, तो कोड़ी हो जाएगा। यानी जितने वह नहीं माना और मदिरा पी ली, शराब पी ली, तो वो कोड़ी हो जाएगा। जगत सिंह के वंशज अमोढ़ा के पांडे के नाम से प्रसिद्ध है। यानी किसके वंशज अमोढ़ा के पांडे नाम से प्रसिद्ध है, तो जगत सिंह के वंशज जो है वह अमोढ़ा के पांडे नाम से प्रसिद्ध है और 2-3 शताब्दियों तक अमोढ़ा के ही निवासी रहे। अमोढ़ा किसी समय छोटा मोटा ग्राम न होकर पूरा जनपद था। यानी अमोढ़ा कोई ग्राम न था, गांव न था, तो पूरा जनपद था जिससे सैकड़ों ग्राम थे।
किसी कारण किसी समय शायद आज से 2-250 साल पहले अमोड़ा के पांडे लोगों के बहुत से परिवार अपना मूल स्थान छोड़कर अवध के विभिन्न नगरों गांवों में जा बसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ये याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार भी मूलतः अमोड़ा का था। यानी राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे पता है लेकिन आप बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार भी मूलतः अमोड़ा का था और जीविका की तलाश में जीरादेई बिहार जा पहुंचा था। यानी राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार यानी राजेंद्र प्रसाद का परिवार भी अमोड़ा का था और उपजीविका की तलाश में वह जीरादेई बिहार जा पहुंचा था। एक बार बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा था कि वे अपने पूर्वजों की भूमि अमोड़ा की यात्रा भी कर आए थे। शायद अन्य परिवार भी इसी कारण निकले हो, पर सहसा अमोड़ा से जीविका के साधन विलुप्त कैसे हो गए, इसका किसी को पता नहीं। यानी जो भी उपजीविका करने के लिए साधन है अमोड़ा के, वह क्यों लुप्त हो गए, इसका किसने खोजा नहीं। हो सकता है कोई भारी अकाल पड़ा हो, क्योंकि अकाल के समय जनता प्राय एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए चली जाती है जीने के लिए। संभव है किसी राजा या सामंत ने अमोड़ा पर आक्रमण किया हो, निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी ठोस क्या है, सच क्या है, ये किसी को पता नहीं है। बस्ती दरदोई बस्ती हरदोई, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में श्रीवास्तव कायस्थों के बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने को अमोड़ा के पांडे कहलाते हैं या अपना अपना अल पांडे अल्मोड़ा बताते हैं। ये याद रखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा में कोई किस किस शहरों का, किस किस स्थानों का नाम आया है पूछा जा सकता है। तो बस्ती, हरदोई, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में श्रीवास्तव कायस्थ के यानी ये स्थान के नाम आए हैं। याद रखिए कौन कौन से, बस्ती, हरदोई, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ 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 यानी प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में श्रीवास्तव कायस्थ की ये स्थान के नाम याद रखिए। कायस्थों के बहुत से परिवार थे, यानी इन स्थानों पर कायस्थों के बहुत से परिवार थे जो ऐसे अपने को अमोड़ा के पांडे कहते थे या अपना अल पांडे अल्मोड़ा बतलाते थे। अल शब्द की उत्पत्ति मुझे नहीं मालूम, संभवतः देशज शब्द है, अर्थ है इसका कुल या वंश। यानी अल शब्द का अर्थ क्या है, कुल या वंश है, याद रखिए। अमोड़ा के पांडे लोगों की विशेषता दो बातों में है, यानी जो अमोड़ा के पांडे है उसकी विशेषता दो बातों में है। पहली क्या है, पहली यह कि विवाह के समय ब्राह्मण लोग उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, यानी यज्ञ के आधार पर, जबकि शूद्र समझने के कारण कायस्थों की अन्य शाखाओं का उपनयन संस्कार वे नहीं करते या कुछ समय पहले तक नहीं करते थे। अब तो दक्षिणो लाभ यानी दक्षिणा के लोभ से उदारता के कारण नहीं, उन्होंने अपने बहुत से समय रूढ़ सिद्धांतों के साथ समझौता कर दिया है। दूसरी, वे मदिरा नहीं छूते, उनके यही कारण, यानी दूसरी बात कौन सी है, वो मदिरा नहीं छूते। और पहला कौन सा है, पहला कि वो विवाह के समय ब्राह्मण लोग उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते। किसका, वो पांडे का। उसके यही किंवदंती है कि उनके वंश का जो कोई मदिरा पिएगा वह कोढ़ी हो जाएगा, यानी कोढ़ी यानी उसके ऊपर का जो चमड़ा है, त्वचा है, वह निकल जाएगी और सफ़ेद सफ़ेद होने लगेगा। जबकि अन्य कायस्थ शाखाएँ अनियंत्रित मदिरापान के लिए मशहूर है या थी। कायत होय प्रधान अहोनीसी रहे पियंतो। पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है, कायत होय प्रधान अहोनीसी रहे पियंतो, पृथ्वीराज रासो की। कभी सोचता हूँ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पदस्थ होना चंद बरदई
बरदाई की उक्ति पर कितना बड़ा व्यंग होगा। विवाह के समय उपवीत धारण करने की प्रथा में निश्चय ही उस घटना की स्मृति जगाई जाती है जो जगत सिंह के साथ घटी थी और जिसके द्वारा उन्हें पांडे का आस्पाद और ब्राह्मण कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी, यानी ब्राह्मण कन्या प्राप्त हुई थी। किन्हीं पुराणों के अनुसार मैंने ऐसा सुना है, कायस्थों के आदि पुरुष यमराज के मंत्री और लेखाग्रार धर्मराज चित्रगुप्त का विवाह, यानी कायस्थ के आदि पुरुष कौन है तो धर्मराज चित्रगुप्त है, याद रखिए। विवाह भी ब्रह्मा की कन्या के साथ हुआ था, जिससे उन्हें 12 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। श्रीवास्तव यानी 12 पुत्र प्राप्त हुए। श्रीवास्तव्य माधुर निगम सक्सेना आदि जो कायस्थों की 12 उपजातियों के मूल पुरुष हुए, किसके? ये चित्रगुप्त के ही पुरुष थे। हिंदुओं की काव्य प्रियता ने अथवा प्रतीकों द्वारा तथ्यों को व्यक्त करने की उसकी प्रवृत्ति, जहाँ इतिहासों पर दंत कथाओं का मूलमा चढ़ाया, वहाँ दंत कथाओं को इतिहास समझने की भूल को भी प्रलय दिया। किन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर और किन उद्देश्यों से हिंदू मनीषा ने चित्रगुप्त की यह कथा गढ़ी होगी, इसे बता सकना कठिन है। मेरी एक कल्पना है, किसी भी व्यापक, विकसित और संगठित व्यवस्था में बहुत से तथ्यों का हिसाब किताब रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी समय यह कार्य कायस्थ लोग करते होंगे। उसकी अपनी लिपि भी होगी, यानी कायस्थों की अपनी खुद की अलग लिपि होगी। शायद एक लिपि कैथी के नाम से प्रसिद्ध थी, यानी कायस्थों की लिपि कौन सी थी तो कैथी थी, याद रखिए। संभवतः उनका भी स्थान होगा आज की राज्य व्यवस्था में क्लार्क का है, जिसे अभिनव शब्दावली में लिपि कहा गया है, इस प्रत्याशा से कि वह तथ्यों के अंकन में पूरी ईमानदारी बरते हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी न करे। उसका संबंध धर्मराज से जोड़ा गया होगा, जो प्रत्येक मनुष्य पाप पुण्य का ठीक ठीक लेखा जोखा करते हैं। सब वर्णों के प्रति निष्पक्ष और उसके प्रति निरपेक्ष एकमात्र व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रखने के लिए उसे किसी वर्ण में स्थान न दिया गया होगा। वह ब्राह्मण नहीं है, वह क्षत्रिय नहीं है, वह वैश्य नहीं है, वह शूद्र भी नहीं है। गो ब्राह्मण उसे शुद्धवत मानते रहे हैं। वह ब्राह्मण के समान ब्रह्मा के मुख से निकला, न क्षत्रिय के समान बाहु से, न वैश्य के समान उदर से, और न शूद्र के समान चरण से। वह कायस्थ था, पूरी काया में था, यानी कायस्थ था, पूरी काया में था। और पूरी काया से काया के रूप में निकलने का तो एक ही स्वाभाविक संप्राण स्थान था। हिंदू मनीषा प्राय अपने खुले स्वभाव के लिए विख्यात उसे कहने में क्यों संकोच कर गई, मैं नहीं समझ पाता। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं। अभी किसी भी शासन के कितने अंग होते हैं तो 2 प्रमुख अंग होते हैं। सुरक्षा और विधि व्यवस्था। पहला अंक कौन सा है? सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी, सुरक्षा क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा, क्योंकि बदले हुए शासन में भी विधि व्यवस्था तो रखनी ही पड़ती है। उसका रूप थोड़ा बहुत भले ही परिवर्तित हो जाए, और इसके लिए कार्य से पूर्व परिचित और पूर्व अभ्यस्त हाथों की जरूरत होती है। शासक के निकट रहने के कारण और निकट रहने के लिए भी कायस्थों ने अपने को बहुत बदला होगा। शिक्षा दीक्षा में, रस्म रिवाज में और रहन सहन के तौर तरीकों में मैंने अपने लड़कपन में कई अवसरों पर लोगों की ऐसा कहते सुना था कि कायस्थ आधा मुसलमान होता है, यानी लेखक ने सुना था कि कायस्थ जो है वह आधा मुसलमान होता है। हिंदुओं में मुसलमान शब्द सर्वविवादित है, यानी हिंदुओं में जो मुसलमान शब्द है वह सर्वविदित है। ऐतिहासिक कारणों से आदर अथवा प्रशंसा का वाचक नहीं बन सका। ब्राह्मणों ने मुसलमानों को म्लेच्छा कहना शुरू कर दिया था। कायस्थों को शूद्र समझते ही थे।
शूद्र को म्लेच्छा से संयोग करते देखकर उन्होंने उसे उर्दू म्लेच्छा की संज्ञा दी हो तो कुछ अजब नहीं है। अंग्रेज शासन में अंग्रेजी शिक्षा के मुक्त प्रचार से और विधि व्यवस्था का भार उन्हीं पर सीमित न रहकर विविध वर्गों में विभक्त हो जाने से अर्ध कष्टांग बनने से बच गया है। बहरहाल कायस्था अपनी शूद्रवत तिथि को बहुत समय तक स्वीकार करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के साथ विशेषकर पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में विद्या बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सबूत देने पर उन्हें अपनी शूद्रवत वाली स्थिति खलने लगी। उन्होंने अपनी व्युत्पत्ति, इतिहास आदि की खोज की, कई पुस्तकें लिखी गई। किसी में उन्हें ब्राह्मण और किसी में उन्हें क्षत्रिय साबित करने का प्रयत्न किया गया। कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वर्मा, हिंदी लेखकों में बहुत से वर्मा प्रसिद्ध है। अभी हिंदी लेखकों में बहुत से वर्मा प्रसिद्ध है और उन वर्माओं में कौन कौन से नाम इस आत्मकथा में आए हैं तो वृंदावनलाल वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, यह जो है यह नाम इस आत्मकथा में आए हुए। मेरे ख्याल से महादेवी वर्मा और बच्चन सिंह नहीं, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म वर्ष जो है एक ही है, 1907। इनके पिताओं के नाम के साथ शायद ही वर्मा जुड़ता रही। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने भी कुछ समय तक अपने नाम के साथ वर्मा जोड़ा था, यानी विद्यार्थी जीवन में लेखक ने भी आपके नाम के साथ वर्मा जोड़ा था। सौभाग्य से जाति उपजाति की व्यर्थता और उस नाम के साथ जोड़ने की निरर्थकता मुझ पर जल्दी ही स्पष्ट हो गई। बेगरी के नाम धराया एक माटी के भाड़े। हाँ, वर्मा जो कभी क्षत्रियों के नाम के आगे लगता था। यानी वर्मा जो है, वर्मा एक किसके नाम के आगे लगाया जाता था तो क्षत्रियों के नामों के आगे लगाया जाता था। जैसे ब्राह्मणों के नाम के आगे शर्मा, यानी ब्राह्मणों के नाम के आगे शर्मा आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने की भी कुछ अर्थ होता ही है। शूद्रवत वाली स्थिति से साहित्य ऐतिहासिक आक्रोश स्वामी विवेकानंद ने प्रकट किया। वे तो सन्यासी हो गए थे, यानी स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक आक्रोश पर उन्होंने शूद्रवत वाली स्थिति को ऐतिहासिक आक्रोश स्वामी विवेकानंद ने प्रकट किया। याद रखिए, उन्हें जाति पाति या जातिगत अभिमान के प्रति उदासीन रहना था, पर रह सके। वे बंगाली कायस्थ थे, यानी स्वामी विवेकानंद बंगाली कायस्थ थे, याद रखिए। और जब अमेरिका में वेदांत के प्रचारक के रूप में उनकी ख्याति की प्रतिध्वनि बंगाल की खाड़ी से टकराने लगी, तब ईर्ष्यावश बंगाली ब्राह्मणों ने बंगाल के पत्रों में लिखा कि अमेरिका जिसको सम्मान दे रहा है, भारत में तो उसे शूद्र समझा जाता है। यानी अमेरिका जिसको सम्मान दे रहा है वो कौन था? स्वामी विवेकानंद थे। और भारत में वह शूद्र है और उसे धर्म प्रचार करने और धर्म के विषय बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह किसका कथन है? यह अमेरिका कहती है। अमेरिका से लौटकर मद्रास में भाषण देते हुए स्वामी जी ने कहा था, यानी अमेरिका से लौटकर स्वामी रामानंद ने कहाँ पर भाषण दिया था? तो उन्होंने मद्रास में भाषण दिया था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने मद्रास में कहा था, मैंने समाज सुधारकों के मुख पत्र में पढ़ा था, मैं शूद्र हूँ और मुझ में पूछा गया था कि शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है। तो उस पर मेरा उत्तर यह है कि उन महापुरुषों का वंशधर हूँ जिसके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण, यमान, धर्मराजाय, चित्रगुप्ताय वे नमः उच्चारते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है
और जिनके वंशज विरुद्ध क्षत्रिय है। यदि आपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लेना चाहिए। मेरी जाति ने पुराने ज़माने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारतवर्ष पर शासन किया था। शूद्रों ने भी आदि भारतवर्ष पर शासन किया था। यदि मेरी जाति की गणना छोड़ दी जाए तो भारत की वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा। अकेले बंगाल में ही मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि यानी शूद्र जाति के जो बंगाल में ही सबसे बड़े दार्शनिक और कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे बड़े पुरातत्ववेदा और सबसे बड़े धर्म प्रचारक उत्पन्न हुए हैं। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भारतवर्ष को विभूषित किया है। पुराणों से क्या प्रमाणित होता है, यानी पुराणों से क्या प्रमाणित होता है और इतिहास क्या सिद्ध करते हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण शायद मनोरंजन भी होगा यह देखना कि लोकमत कायस्थों के विषय में क्या कर रहा है, यानी लोकमत जो है, जनमत जो है, वह कायस्थों के विषय में क्या कर रहा है। विद्या ज्ञान चिंतन और बुद्धि कुशाग्रता में ब्राह्मणों ने विद्या ज्ञान चिंतन और बुद्धि कुशाग्रता में ब्राह्मणों ने कायस्थों में अपना प्रतिद्वंद्वी पाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे निश्चय ही पारिवारिक स्पर्धा, प्रतियोगिता और ईर्ष्या की भावना ने जान लिया हो। ब्राह्मणों के बनाए हुए ऐसे बहुत से संस्कृत श्लोक प्रचलित है जिनमें कायस्थों की निंदा की गई है या उन्हें गिराने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा ही एक लोक मैंने अपने लड़कपन से सुना था। एक लोक यानी श्लोक लड़कपन में यानी बचपन में सुना था और वह मुझे याद है। यह कौन लेखक कर रहे हैं, कौन सा श्लोक है वह। कायस्ते नोदरस्तेन मातृमार्स न भक्षितम न तत्र करुणा हेतु स अंध तत्ता। यह लेखक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कायस्थ इतना क्रूर होता है कि आश्चर्य ही है कि जब वह पेट में था तब उसने अपनी माता का मांस क्यों नहीं खा लिया। ऐसा उसने किसी करुणा के कारण नहीं किया, बल्कि उस समय उसके दांत ही नहीं थे। प्रेमवश यानी करुणा के कारण नहीं, उसके दांत नहीं थे इसलिए उसने मांस नहीं खाया। दांत होते तो मांस भी खाता था माँ का। प्रसंगवश यह बता दूं कि इस भीषण और चित्रित सूझ का उपयोग मैंने गांधी जी की शहादत पर लिखी एक कविता में किया। नाथूराम ने महात्मा गांधी का वध कर दिया। यानी गांधी जी के मृत्यु के आधार पर एक कविता कौन सी ली, शहादत पर लिखी एक कविता में किया है। इसका उल्लेख याद रखिए, पूछा जा सकता है। उस कविता के पंक्तियां है, यह जितना ही मरमा तक उतना ही सच्चा, शांत पाप जो बिना दांत का था बच्चा। करुणा ममता सी मूर्तिमान माँ को कच्चा, देखते देखते सब दुनिया के गया चबा। ये शहादत में लिखा हुई कविता में यह है। फिर से पढ़ते हैं, यह जितना ही मर्मांतक उतना ही सच्चा, शांत पाप जो बिना दांत का था बच्चा। करुणा ममता सी मूर्तिमान माँ को कच्चा, देखते देखते सब दुनिया के गया चबा। कौन, वो बच्चा बिना दांत वाला जो ये था। यह श्लोक मैंने और सुना था जिसमें कायस्थ शब्द के प्रत्येक अक्षर से आप उसके एक अवगुण का संकेत किया गया था। इस समय वह मुझे याद नहीं। यानी एक ऐसा श्लोक था जिस श्लोक के प्रत्येक शब्द के आधार पर कायस्थों के अवगुण का संकेत किया था, अवगुण बताए थे। वह श्लोक हमें अब याद नहीं, ऐसा लेखक कहते हैं। उसकी क्रूरता पर एक उक्ति मैंने कभी अवधी भाषा में सुनी थी, यानी कभी अवधी भाषा में एक उक्ति सुनी थी। वो कौन सा ही ये है, होले होले दौड़ के काटे का जाने पर पीरा, पर लोहू के चाखन हरे कायत ओ खटकीरा। अवधी भाषा की है, याद रखिए। जो
उसके अवगुणों को दर्शाती वाली। यह बात तो स्वामी विवेकानंद ने भी मानी है कि शासन तंत्र का अंग होने के कारण साधारण जनता के प्रति उनका व्यवहार निर्ममतापूर्ण अथवा क्रूर रहा होगा। उनके उनके काम में घूस लेने के अवसर भी पर्याप्त होंगे और जनता उनकी इस दुर्बलता से भी अपरिचित नहीं होगी। गाँव में यह कहावत अब भी प्रचलित है और कहावतें समय सिद्ध सामूहिक अनुभवों पर ही आधारित होती है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहावतें समय सिद्ध सामूहिक अनुभवों पर ही आधारित होती है, पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहे सुने से ठाकुर, ठाकुर माने बामन माने खाए, दिए लिए के कायत माने सुद माने लतियाए। लेन देने का मौका कायस्थ कहाँ नहीं निकाल लेता। इस पर एक किस्सा भी कहा जाता है। उसी की एक आदत से आजिज आकार किसी हाजी हकीम ने उसे एक बार लहर गिनने के काम पर लगाया था। यानी किसी कायस्थ को एक हकीम में लहर गिनने के काम दिया था, पर वहाँ भी उसने अपनी टेढ़ गरम करने का सामान कर लिया। वह माल भरी नौकाओं को तट पर लगने ही न देता, कहता ठहरो सरकारी लहरों का हिसाब गड़बड़ हो रहा है। यानी वो नौका को रोकने नहीं देता था, कहता था ठहरो सरकारी लहरों का हिसाब गड़बड़ा रहा है। और साहूकार से जब कुछ पुजवा लेता तो नौका भी तट पर लग जाती है और लहरों का हिसाब भी ठीक बैठ जाता है। अलग अलग अवगुणों को कहाँ तक गिनाया जाता, इसलिए उस पर संक्षेप में कलंक की छाप लगा दी थी। मैंने इस पर कभी एक पूरा कवित्व सुना था, न जाने किसने किस मौके पर सुना दिया था। मतलब का समझ स्मृति की केवल अंतिम सजो की यानी अंतिम पंक्तियाँ ही थी। वो कौन सी थी? जो पे सिंह वाहिनी निबाहिनी न होती कहूँ, कायत कलंकी काके द्वारे गति पावते। काफ़ी पन्ने भी काफ़ी लंबे लंबे हैं। लगता है कायस्थ लोग कभी शाक्त होंगे दुर्गा के भक्त हो सकते हैं। यानी वो कभी दुर्गा के भक्त हो सकते हैं कायस्थ लोग। मांस मदिरा के प्रेमी होने के कारण उन्होंने शाक्त संप्रदाय को अपने अनुकूल पाया होगा। यानी मांस मदिरा के वह प्रेमी थे, मांस मदिरा सेवन करते थे कायस्थ, इसीलिए वह शाक्त धर्म संप्रदाय से थे। चुपचाप अपना लिया हो। बहुत से कायस्थ घरों में मांस मदिरा को देवी जी के प्रसाद की ही संज्ञा दी जाती है। यानी बहुत से कायस्थ परिवार में मांस मदिरा को देवी का प्रसाद मानते हैं। मेरे एक तमिल भाषी मित्र ने बताया था कि उनके यहाँ चावल को प्रसाद कहते हैं। यानी एक तमिल मित्र ने लेखक को बताया था कि चावल को प्रसाद कहते हैं और जल को तीर्थ। भारतीय संस्कृति इस लंबे चौड़े देश में फैले विभिन्न रूपों को जोड़ने के लिए वह कैसी सूक्ष्म गांठें लगा देती है। पहले भोग लगा लूँ तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा। कविता में कहा गया है कि संस्कार आकार बोल जाते हैं। यानी संस्कार आकार बोल जाते हैं, याद रखिए, पूछा जा सकता है। उसके बाद एक बात याद रखिए, ये किसने कहा था चावल को प्रसाद कहते हैं और जल को तीर्थ कहते हैं? तो लेखक एक तमिल मित्र ने कहा था, याद रखिए, तमिल भाषिक मित्र ने। कायस्थ के वाक चातुर्य और बुद्धि कौशल्य के भी किस्से कहे जाते हैं। हमारे एक अध्यापक पंडित जी कहा करते थे कि कायस्थ की भुई खोपड़ी भी बोलती है। यानी कायस्थों की मुई खोपड़ी भी बोलती है। उन्हीं से मैंने सुना था कि एक बार किसी ने देवी की बड़ी आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर वरदान देने को कहा। इधर माँ आंधी पत्नी की कोख सुनी, पर घर में गरीबी, बड़े असमंजस में पड़ा। माँ के लिए आँख मांगे कि पत्नी के लिए पुत्र, कि परिवार के लिए धन। सब सोच कर हार गया तो एक कायस्थ महोदय के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम कहो कि मैं यह मांगता हूँ कि मेरी माँ अपने पोते को राज सोने की कटोरी में
दूध भात खाते देखे, यानी ये देखिए कितना एक दिमाग भी देखो कितना है। तो ये एक अन्य कायस्थ से सुझाव मांगने के लिए गया, तो वो कायस्थ कहता है कि तुम ऐसा न मांगो, माँ के लिए आंखें मांगोगे, पत्नी के लिए बेटा मांगोगे, खुद के लिए, और फिर धन दौलत भी मांगोगे। तो तुम क्या करो, उस देवी से क्या कहो। उन्होंने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। तुम कहो कि मैं यह मांगता हूँ कि मेरी माँ अपने पोते को राज सोने की, यानी अपने पोते को, यानी उसको बेटा भी होगा और वो राज सोने की कटोरी में दूध भात खाते देखे, यानी राज सोने की, यानी सोने की कटोरी कब आएगी, जब धन दौलत आएगी तभी। तो ये कितना एक दिमाग होगा उनका, देखो कि कितना अच्छा है यह। एक और किस्से में बताया जाता है कि एक दफा किसी ने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। मैं प्रेत ने कहा, यानी प्रेत बोल रहा है, मैं बेकार नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ काम बताना पड़ेगा, और काम नहीं बतलाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये प्रेत बोल रहा है। उन्होंने एक काम बताया, प्रेत फौरन करके आ गया। काम बताओ। दूसरा काम बताया, वह भी जल्दी खत्म करके आ गया। काम बताओ। वे जो भी काम बताओ वो प्रेत करके आता था। प्रेत बात की बात में उसे पूरा करके आ जाता था और कहता, काम बताओ। नहीं खाता हूँ। बड़े संकट में पड़ गए। अंत में एक कायस्थ की शरण में पहुँचे। उसने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम आंगन में एक लंबा सा बांस गाड़ दो। जब कोई काम न हो तो प्रेत से कहो, चढ़ो उतरो। प्रेत ने एक ही दिन में ची बोल दी, यानी प्रेत ने एक ही दिन में चल बोले, आंगन में ऐसा बांस खड़ा कर दिया, इसके ऊपर चढ़ो उतरो। तो प्रेत जो है हट गया। बुद्धि से जो बली होता है प्राय शरीर से दुर्बल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बुद्धि से जो बली होता है, यानी बुद्धि से जो बली होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो शरीर से दुर्बल होता है। कायस्थों की शारीरिक दुर्बलता की ओर व्यंग करने के लिए कहा जाता है कि 5 लाला से एक मूली नहीं उकड़ी, यानी 5 लाला मिलकर एक मूली उखाड़ रहे थे, लेकिन वह मूली नहीं उकड़ी। बात यह थी कि मुंशी जी की किसी खेती से मूली चुरा कर खाते थे। जब खेत वाले ने शिकायत की तो काजी ने कहा, मेरे सामने मूली उखाड़ कर दिखाए। मूली उनसे नहीं उखड़ी। तो एक के बाद एक 4 और कायस्थ उसके साथ लग गए, तब भी मूली नहीं उखड़ी। कायस्थ राम बेवकूफ़ थे। मूली उखाड़ कर चोरी करने का पहला सबूत पेश कर देते, यानी वह मूली उखाड़ने का पहला सबूत पेश कर दे। कायस्थ बड़े अच्छे अभिनेता होंगे कि प्रदर्शन तो करते थे, यानी कायस्थ जो थे वह अच्छे अभिनेता थे क्योंकि वह अच्छा प्रदर्शन करते थे। मूली को ऊपर खींचने का पर दाबते जाते थे उसे नीचे, यानी मूली ऊपर खींचने के बजाय नीचे दबाते थे। कायस्थ कितना खतरनाक साबित होता है, इसके बारे में मैं एक कहावत कहता हूँ, यानी कायस्थ कितना खतरनाक है ये हम बताते हुए लेखक एक कहावत बताना चाहते हैं। मैंने तब सुनी जब श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, यानी जब ये कब सुनी थी कायस्थ कितना खतरनाक है, ये कब सुनी थी कहावत, जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। टाइम्स मैगजीन ने उन पर लिखते हुए बताया था, यानी कहाँ पे लिखी थी, टाइम्स मैगजीन ने लिखते हुए लाल बहादुर शास्त्री पर लिखा था। उस जाति के हैं जिसके बारे में भारत में कहा जाता है कि अगर सांप और कायस्थ एक साथ मिले तो पहले कायस्थ को मारो। यानी ये कहाँ किस मैगजीन में लिखी थी, तो टाइम्स मैगजीन में लिखी हुई थी। सांप और कायस्थ एक साथ मिले तो पहले कायस्थ को मारो, सांप को नहीं। पर कायस्थ को मारना इतना आसान भी नहीं। शायद इस कहावत को कायस्थों ने ही चलाया होगा कि कायस्थ को कायत कायत को कायत मारे करतार। इसमें जहाँ उनके सख्त जान होने की घोषणा की है, वही उनक पारस्परिक ईर्ष्या का भी संकेत है। दुनिया में किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए इच्छा बल की बड़ी आवश्यकता होती है, यानी ये बात सही है। किसी भी काम को करने के लिए इच्छा बल की इच्छा जो है तीव्र होनी चाहिए और उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। अभी इतनी बड़ी आत्मकथा है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, फिर भी मैंने कहा कि मैं पाठ्यक्रम लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, तो एक इच्छा है और इच्छा बल ही है, इसके आधार पर ही। नहीं तो ये 300 पेज की आत्मकथा है, लगभग 221 पेज की आत्मकथा है, परीक्षा नज़दीक आने वाली है, तो मैं कैसे प्रारंभ करता। फिर भी मैंने प्रारंभ किया है, पढ़ाना कोई बात नहीं है।
ब्राह्मण इच्छा बल का धनी माना जाता है, यानी ब्राह्मण जो है इच्छा बल का धनी माना जाता है। तब बल बल विप्र सदा बलियारा चाणक्य ने अपनी चोटी खोली तो अनंद वंश का नाश करके ही उसने गाड़ दिया, यानी चाणक्य ने अपनी चोटी खोली तो नंद वंश का नाश करने के बाद ही आपने उसनी चोटी में गांठ बंधी। यहाँ भी कायस्थ ने ब्राह्मण से हार मानी है। यह कहावत भी उसी की इशाद है, जो बर्मा कहू राखे टेक, न सो ब्राह्मण न कायत एक। जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। यानी जहाँ जनता जाति पाति में बटी हुई है वहाँ पर एक दूसरे में द्वेष कलेश ईर्ष्या द्वेष गुण अवगुण देखने को मिलता है। उपर्युक्त उक्तियाँ इसका सबूत है कि साथ ही यह भी सच है कि समान जीवन रहन सहन व्यवसाय और जातियाँ इसी आधार पर बनी है। यानी जातियाँ किस पर आधार बनी है? समान जीवन रहन रहन सहन व्यवसाय इस पर जातियाँ बनी है। एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण कर सकता है। समाज विकास की जिस स्थिति में व्यक्ति ने अपनी विशिष्टता नहीं प्राप्त की उनमें जाति चरित्र व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर देने में भारी भूल भी नहीं हो सकती। व्यक्ति जाति स्तर पर हो सकता है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचनाएं और जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है वहाँ पारस्परिक संयोग भी सूचित करती है। चार दोस्त जिस प्रकार एक दूसरे के प्रति यानी चार दोस्त जिस प्रकार एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि देखते हुए एक दूसरे को सही और संतुलित मार्ग पर रख देते हैं, उसी प्रकार जातियाँ भी कर सकती है और करती भी है। पारंपरिक कटुता कालांतर में व्यंग्यात्मक और विनोदात्मक हो जाती है। हमारे नगरों में जहाँ जागतिक बंधन ढीले हो रहे हैं व्यक्तिगत विशिष्टता उभर रही है, लेकिन हमारे गांवों में व्यक्ति अब भी जातिगत स्तर पर रहा है, यानी व्यक्ति अब भी जातिगत स्तर पर ही है। वहाँ अब भी उक्तियाँ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच आलोचना व्यंग और विनोद की माध्यम बनी है और किसी रूप में अपना सुधार संबंधी कार्य भी करती जाती है। और हम जो अभी अपने ग्रामीण संस्कारों से बिल्कुल ही नहीं कट सके हैं, इन्हें अपनी स्मृति में संजोए हुए हैं। हम जिन रास्ते से होकर आए हैं वे हमारी आगे की प्रगति को संभावित नहीं करते। इसे मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैं आज इस बात को सबसे पहले स्मरण करना चाहता हूँ कि पुराण इतिहास लोक कथाओं को और लोकोक्तियों में जिसको इस रूप में चित्रित किया गया है मैं उन्हीं का वंशधर हूँ। याद रखिए, फिर से पढ़ते हैं हम। इसलिए मैं आज इस बात को सबसे करना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्मरण याद करते हैं पुराण इतिहास लोक कथाओं और लोकोक्तियों में जिनको रूप चित्रित किया गया, यानी पुराणों में इतिहास में लोक कथाओं में लोकोक्तियों में जिसको चित्रित किया गया है मैं उन्हीं का वंशधर हूँ, मैं उन्हीं का वंशज हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। हम लोग जिस परिवार के कहे जाते हैं वह भी लगभग उसी समय के अमोढ़ा से निकला जिस समय कायस्थों के अन्य परिवार वहाँ से चले, यानी वहाँ अमोढ़ा से ही लेखक का परिवार था। अन्य कायस्थ चले और ये वहाँ पर आए। आज से 200-250 साल पहले उसका पहला पड़ाव था प्रतापगढ़, यानी पहला पड़ाव कहाँ पर था? प्रतापगढ़ जिले में बाम्बूपट्टी गांव में, यानी प्रतापगढ़ गांव में जिला बाम्बूपट्टी गांव में, जिसे वहाँ के निवासी बाबूपट्टी कहते हैं। संभव है अमोड़ा के कथित संभ्रांत लोगों के वहाँ बच जाने से ही वह स्थान बाबूपट्टी कहलाया हो। संभ्रांत सफेद पोश और बात व्यवसाय में सलीकेदार लोगों को बाबू की संज्ञा मिली हो, यानी जो व्यवसाय करते थे व्यवहार में सलीकेदार, यानी जो व्यवहार करते थे उनको बाबू शब्द से कहा गया हो, उच्चारित किया गया हो। क्यों दी जाने लगी, यह किस शब्द से बना या बिगड़ा, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत से गांवों में बस्तियाँ का विभाजन बाबूपट्टी, बामनपट्टी, चमारपट्टी आदि में किया जाता। प्रतापगढ़ का बाबूपट्टी गांव
रानीगंज स्टेशन से लगभग 1 मील दूर, यानी प्रतापगढ़ का जो बाबूपट्टी नामक गांव है वह रानी स्टेशन से लगभग 1 मील पर है। स्टेशन से गांव दिखाई देता है। एक बार आपने लड़कपन में किसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए मैं बाबूपट्टी गया था। लड़कपन में यानी बचपन में। उस समय गांव की एक बूढ़ी माई पुरखों की ड्योढ़ी पर मत्था टेकने के लिए मुझे लिवा ले गई, यानी पूर्वजों के इस पर। घर गांव के घरों जैसा ही कच्ची मिट्टी का था। कुछ हिस्सा पुराना लग रहा था, कुछ नया। जो हिस्सा जब भी गिरता होगा उसको फिर से उठा दिया जाता होगा। इस क्रम में शायद पूरा घर शायद कई बार बदल चुका हो, यानी जो भी हिस्सा गिरता उसको पूरा रिपेयर किया जाता, उसमें पूरा घर ये हुआ था। पर उसे पुरखों का ही कहाँ, और माना जाता था कि कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट दिया था, यानी अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट दिया था। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी। उसकी बादशाह सलामत की भेंट थी, यानी उस हुक्के की बादशाह सलामत की भेंट थी, इसलिए उसको उस हिफाजत से रखा जाता था उस हुक्के को। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया। फिर भी निकाली टूटी गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। तरह नेचा भी किसी समय बदला गया, और फर्श भी, यानी जो भी टूट जाता बदला जाता था, और फिर कहते थे कि उसको बादशाह ने दी हुई चीज़ है। समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया, पर परिवार में यह प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट दिया था उसका अब कोई अंश उसमें बाकी न रह गया था, यानी फिर सभी चीज़ें बदली गई, फिर भी उसको नाम दिया गया कि अकबर बादशाह ने दी हुई यह भेंट है। स्थूल वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृतियाँ भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातन बनाए रहती है, यानी परंपरा संस्कृतियाँ जो है इसी प्रकार बदलती रहती है। अब पुरखों के घर में प्रविष्ट होने के मुख्य द्वार की ड्योढ़ी निश्चय ही बहुत पुरानी सिखाई लकड़ी की थी, जिसकी पुरखों की निशानी के रूप में हिफाजत की गई थी। उसके एक कोने से तेल की चिवट की ढाली सी लटक थी, जिस पर 10-12 या इससे अधिक पट्टियों से हर रात को कटु तेल का चिराग जलता आया था। पुरखों की ड्योढ़ी पर प्रति संध्या को दिया जलने की अर्थ गाँवों में यह लगाया जाता था कि वंशक्रम अटूट व वंश नष्ट। रावण को लेकर कहावत रही, यानी वंश क्रम जो है अटूट है और वंश नष्ट रावण को लेकर कहावत है। वह कहावत कौन सी है? एक लख पुत सवा लख नाती, ऊ रावण घर दिया न बाती। घर में परिवार के जो लोग थे उनमें मेरा कुछ नाता भी बताया गया था, यानी घर में जो परिवार के लोग थे उन लोगों से कुछ लेखक का भी नाता बताया गया। पर उसकी श्रृंखला में इतनी कड़ियाँ थी कि उन्हें याद करना मुश्किल था। उन्होंने अपने परिवार का ही लड़का समझकर मुझे बड़ा दुलार मान दिया और मेरे साथ बैठकर एक ही थाली में कच्चा खाना खाया। रक्त की निकटता को मान्यता देने का यह खास तरीका था। प्रतापगढ़ में 2-3 पीढ़ियों तक रह चुकने के बाद हमारे खानदान के जो सबसे बुजुर्ग पुरखा वहाँ से इलाहाबाद आए, उनका नाम मनसा था, यानी अमोढ़ा से, प्रतापगढ़ से जो आए उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था वह मनसा था। याद रखिए, पूछा जा सकता है। हमारे पूर्वजों में मनसा पहले व्यक्ति है, यानी लेखक के पूर्वजों में सबसे प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो मनसा है, याद रखिए, जिसे हम नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ ब्याह शादियों में कुछ ऐसे गीत गाए जाते हैं जिनमें पूर्व पुरुषों का नाम जोड़ना आवश्यक होता है, यानी लेखक कहते हैं कि हमारे परिवार में शादी विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं उनमें पूर्वजों के नाम लिए जाते हैं। इन गीतों में मनसा का नाम सबसे पहले जोड़ा जाता था। गीतों में उन्हें मनसा राम भी कहा जाता था। मनसा और मनसा राम एक ही नाम है, याद रखिए। पर राम का नाम तो गीत की पंक्ति पूरी करने के लिए प्राय एक छोटे नाम के साथ जोड़ दिया जाता था। मैं समझता हूँ कि उनका पूरा नाम मनसा था। पहले ऐसे छोटे नाम ही दिए जाते थे, फिर 2 शब्दों वाले नाम चले, बाद को 3 शब्दों वाले, तीसरा प्राय जाति सूचक गुजराती आदि में नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ दिया जाता है।
और दक्षिण में जन्म स्थान का नाम, यानी दक्षिण भारत में जो है जन्म स्थान का नाम भी नाम के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं बाबूपट्टी में मनसा निर्धन, निसंतान और दुखी जीवन व्यतीत करती, यानी मनसा जो थे वो निर्धन थे, उसके पास धन वो नहीं था और वो निसंतान थे, कोई बच्चा भी नहीं था। उन्होंने किसी से सुना कि इलाहाबाद तहसील के तिलहर नामक गांव में रामानंद संप्रदाय की एक गद्दी है, यानी मनसा ने सुना था कि इलाहाबाद तहसील के पास तिलहर नामक गांव में रामानंद संप्रदाय की गद्दी है, जिसके आचार्य परम संत है। अगर वे उनकी शरण में जाए तो उनके सब दुख हो जाएंगे, यानी रामानंद संप्रदाय में जाएंगे, परम संत के साथ गुरु है वहाँ पर जाएंगे आचार्य के पास, तो उनका दुख जो है दूर हो जाएगा। मनसा ने अपनी पत्नी के साथ बाबूपट्टी से तिलहर तक निरवलंब यात्रा की। निरवलंब यानी जैसे बैठे थे उठकर चल दिए, यानी निर्लवलंब यानी जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर चले गए, कुछ हाथ पाँव मुंह नहीं धोए और वैसे ही चले गए। साथ में कोई संबल लिया न सामान न कपड़ा, यानी साथ में कुछ नहीं लिया, जो पहने थे उसी उठकर चले गए थे। यानी नीरवलंब का क्या अर्थ है, जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर चले गए। न रुपया पैसा, उन्होंने गद्दी के आचार्य गुरु महाराज से दीक्षा ली और उनके पास 30 दिन रहे। कितने दिन रहे? 30 दिन। चलने लगे तो गुरु महाराज ने उन्हें 3 पुत्रों का वर दिया, यानी चलने लगे मनसा को तो गुरु महाराज ने 3 पुत्र होने का वर दिया और 3 बर्तन दिए, एक बटलोई, यानी 3 बर्तन दिए। और 3 बर्तनों में कौन क्या क्या था? एक बटलोई, एक थाली और एक गिलास। 3 बर्तन गुरु महाराज ने दिए थे और वो 3 बर्तनों में क्या था? पहला था एक बटलोई थी, एक थाली थी और एक गिलास था। कहाँ? जब तक ये बर्तन तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम्हारा कुटुंब अन्न कष्ट नहीं मांगेगा। उन्होंने मनसा को 3 रुपये नगद भी दिए, यानी 3 बर्तन और 3 रुपये भी दिए, याद रखिए। कायस्थ हो, भीख तुमसे मांगी नहीं जाएगी, दान तुमको पचेगा नहीं। ये रुपया ऋण के रूप में दे रहा हूँ, जब तुम्हारी समाई हो मुझे लौटा देना, यानी जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे मुझे लौटा देना कहकर दे दिए। तुम्हारी संतान मेरी संतान को लौटा सकती है। मेरे नाम से किसी दीन दुखी की सहायता इतने धन से कर देने की भी यह ऋण उतर जाएगा, यानी मेरे नाम से तुमने किसी जिसको ज़रूरत है उसकी सहायता की, तब भी तुम्हारा ऋण जो है वह मिट जाएगा। यहाँ से उठकर कहीं बैठना मत, चलते चले जाओ, यानी यहाँ से उठकर कहीं बैठना नहीं, सीधा घर जाओ, चलते ही चले जाना। जहाँ से तुम्हारा पाँव आगे न उठे वही रात बिताना, यानी जहाँ पर तुम थक जाओगे, अंधेरा हो जाएगा, थक जाओगे, वहीं पर रुककर रात बिताना और सवेरे वही अपनी झोपड़ी डाल लेना। तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ उसी जगह पर निवास करेगी, यह गुरु महाराज ने कहा था। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और ऐसे अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।